फ्रांस जल रहा है। Violence, arson, clashes, that's what happened across France. रास्तों पर हजारों टन कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है और 1 मिलियन लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। France is burning. The fire is fueled by people's growing anger. ये मस्ती इतनी ज्यादा हो गई कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स फ्रांस आने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसे देश हमें जाना ही नहीं है कि जहाँ का माहौल इतना खराब हो। लेकिन क्यों? हम फ्रांस को एक डेवलप्ड देश मानते हैं। पेरिस है दुनिया की कैपिटल ऑफ लव, तो वहाँ के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? डेमोक्रेसी एक काफी पॉजिटिव शब्द है, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जब लोगों को गुस्सा आता है तो ऐसे डेमोक्रेसी और फ्रीडम का इस्तेमाल एनार्की यानी अराजकता फैलाने के लिए किया जा सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली भारत को इससे क्या लेसन सीखने की जरूरत है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले लेट मी थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। आपने इस साल हमारे सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट को देखा, पसंद किया और सब्सक्राइब किया, इसलिए थैंक यू। हम दुनिया में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से आसान भाषा में आपके सामने लाना चाहते हैं, ताकि आपको आपके आसपास क्या चल रहा है इसकी खबर हो। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके लिए सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1 हो क्या रहा है। कुछ दिनों पहले ये वीडियोस इंस्टाग्राम पर देखे एंड आई वाज शॉक्ड। देखकर लग रहा था कि ये सीरिया या लेबनान जैसा कोई देश होगा जहां युद्ध की वजह से माहौल खराब हो गया होगा, लेकिन जब मैंने जाना कि दिस इज पेरिस, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। पीछे सड़क पर आग लगी है और लोग मस्त क्रोइसेंट्स खा रहे हैं। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? You got the point. अब तक एटलीस्ट 500 लोगों को अरेस्ट हो चुकी है और 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर सीरियसली घायल हुए हैं। लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म्स आ रहे हैं। बेसिकली आज की घड़ी में लोग 62 की एज में रिटायर होते हैं और उसके बाद उन्हें पेंशन मिलता है, लेकिन फ्रांस का नया लॉ कहता है कि आपको 64 की एज तक काम करना होगा, फिर ही आपको पेंशन मिलेगा। ये कब होगा? आज या कल में नहीं, 2030 के बाद। आज जब लोग 42 सालों के लिए काम करना कंप्लीट करते हैं और फिर रिटायर होते हैं, तो कंपनीज और सरकार को मिलकर उन्हें पेंशन देना पड़ता है। लेकिन अब ये नंबर 42 से 43 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ एक्स्ट्रा सालों के लिए काम करना होगा। That's it, that's the issue। और इसी सिंपल बात के लिए शहर जल रहे हैं। जब देश भर में पोल लिया गया तो 70% लोगों ने कहा कि हमें 64 की एज तक काम नहीं करना। लोग समझते हैं कि ये अनफेयर है, सरकार समझती है कि ये नेसेसरी। अब आर्ग्यूमेंट के 2 साइड्स बनता है, कौन सही है और कौन गलत। ये समझने के लिए हमें आर्ग्यूमेंट के दोनों साइड्स समझने पड़ेंगे। चैप्टर 2 फ्रांस का सिस्टम। सबसे पहले फ्रांस के कल्चर को समझते हैं। फ्रांस एक वेस्टर्न देश है, लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी से, सोच विचारों में वो वेस्टर्न देशों से काफी अलग है। मतलब क्या है? समझाती हूँ। अमेरिका एक प्योर कैपिटलिस्ट देश है, जहाँ प्राइमरी फोकस होता है प्रॉफिट पर। बिजनेस करना आसान होता है, बिजनेस करने वालों के फेवर में लॉज बनाए जाते हैं और बिजनेस कैसे करना है इसमें सरकारी रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं। जब तक प्रॉफिट है, पैसा है, बाकी चीजें गई तेल लेने। एनवायरमेंट डजंट मैटर। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर है। गन वायलेंस डजंट मैटर, हर हफ्ते 1-2 शूटिंग्स होती रहती हैं। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आती है। लेकिन फ्रांस एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का बैलेंस, कुछ भारत की ही तरह। सोशलिज्म का प्राइमरी फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं, देश की और लोगों की भलाई पर होता है। फ्रांस का फोकस वेलफेयर पर है। एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और पेंशन पर मस्त खर्चा होता है। यहाँ लेबर यूनियंस काफी स्ट्रॉन्ग है। मिनिमम वेजेस की बात की जाए तो अमेरिका फ्रांस से ज्यादा डेवलप्ड और एडवांस्ड होने के बावजूद फ्रांस में मिनिमम वेजेस अमेरिका से 25% ज्यादा है। अमेरिका में फटाक से एक नोटिस निकालकर हजारों लोगों को फायर किया जा सकता है। फ्रांस में लोगों को फायर करना इतना आसान नहीं है। वैसे ही रिटायरमेंट और पेंशन के बारे में भी फ्रांस अमेरिका से अलग। अमेरिका और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों में लोग 67 के एज पे रिटायर होते हैं। फ्रांस में ये नंबर 5 साल कम है, यानी 62 इयर्स है। दुनिया भर का एवरेज निकाला जाए तो ये नंबर 64 है और इसीलिए फ्रांस में नया लॉ पास करके ये रिटायरमेंट एज 2 साल से बढ़ाया जा रहा है। पहले समझते हैं कि सरकार ये रिटायरमेंट एज बढ़ाना क्यों चाहती है। पॉपुलेशन 2 तरह का होता है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होता है जो खुद का पैसा कमाता है और खुद को और अपने परिवार को संभालता है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होता है जो खुद से पैसा नहीं कमा सकता। भारत का पॉपुलेशन एक यंग पॉपुलेशन है, जहां भारत के 50% यानी एग्जैक्टली आधे लोग बिलो द एज ऑफ 25 हैं और सिर्फ 7% लोग 65 एंड अबव। एक यंग पॉपुलेशन एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक यंग पॉपुलेशन एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होता है। यूथ के पास ज्यादा एनर्जी होती है, वो नए स्किल सीख सकते हैं, अपने जॉब में तरक्की कर सकते हैं। सिमिलरली
आज भारत में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि अगर एक बंदे ने जॉब छोड़ा तो वही जॉब लेने के लिए 10 बंदे लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन यूरोप में उल्टा है। फ्रांस में सिर्फ 22% लोग अंडर 25 हैं और 30% लोग अबव 60 हैं, यानी रिटायर हो गए हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं। जब कोई इंसान रिटायर हो जाता है तो वो पैसा कमाना बंद कर देता है, लेकिन उसके खर्चे तो बढ़ते हैं। और फ्रांस में यूनिवर्सल हेल्थ केयर होने की वजह से उनके खर्चों की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। यानी मतलब ये है कि रिटायर्ड लोगों की जिम्मेदारी यंग पॉपुलेशन पर आ जाती है और इसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। जस्ट अ क्लैरिफिकेशन ओवर हियर, सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना बुरी बात नहीं है। एथिकली और मॉरली ये सही है, बट इकोनॉमिकली ये अलग होता है। जब हम कहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स का बर्डन यंग पॉपुलेशन पर पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि जो टैक्स रेवेन्यू यंग पॉपुलेशन से आता है उसकी वजह से ये सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स फंड होते हैं। वही टैक्स रेवेन्यू पेंशन और हेल्थ केयर में चला जाता है और कम बचता है जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में यूज हो सके। फ्रांस में हो ये रहा है कि फ्रांस का टैक्स पेइंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन टैक्स पे करने के बाद भी इस रिटायर्ड डिपेंडेंट पॉपुलेशन का बर्डन ले नहीं पा रहा। आज फ्रांस के पेंशन सिस्टम के 3 पिलर्स हैं, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार और एम्प्लॉयर में डिवाइडेड है। लेकिन इस वीडियो के लिए हमें सिर्फ सरकार के खर्चों पर फोकस करना है। सरकार हर साल अप टू 11,000 यूरोस एक रिटायर्ड इंसान को देती है। 11,000 यूरोस मींस 9,82,000 रुपीस। इसका प्रेशर फ्रांस के जीडीपी पर आता है। हर साल उनके जीडीपी का 13% सिर्फ पेंशन देने में जाता है। ये खर्चा है $136 बिलियन। तो सरकार क्या करती है? लोन लेती है। फ्रांस का डेट टू जीडीपी रेशो यूरोप में सबसे ऊपर पहुंच गया। अगर फ्रांस 100 रुपए कमाता है तो उनके सर पर 350 रुपए का कर्जा है। फॉर कंपैरिजन, अगर भारत 100 रुपए कमाता है तो हम पर 90 रुपीस का कर्जा है। फ्रांस को ये कर्जा कम करने की सख्त जरूरत। फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर रिटायरमेंट एज 62 से 64 हो जाए तो जो लोग 62 की एज में रिटायर होते थे वो 2 साल और काम करेंगे, यानी 2 और सालों के लिए प्रोडक्टिव रहेंगे और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा टैक्स पे करेंगे। अब हमने सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू समझा, तो क्या ये सब लोग पगला गए हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं? Of course not. प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि पेंशन सिस्टम रिटायर्ड लोगों को एक सेफ्टी नेट देता है। जो लोग हेल्दी होते हैं उनके लिए 2 साल बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काफी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्सेस, जो कई बार अपनी शिफ्ट से ज्यादा काम करती हैं, डेथ और ट्रेजेडी से घिरी हुई होती हैं, और इसका इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर भी होता है। तो 62 की एज में रिटायर होना वैलिड, उन्हें और 2 साल काम करने के लिए फोर्स ना किया जाए। प्लस आज जो लोग यंग हैं वो कहते हैं कि हमने हमारी ओल्डर जनरेशन के पेंशन के लिए आज तक तो पे किया, राइट? जिन 11,000 यूरोस की बात सरकार करती है उनमें से कुछ हिस्सा टैक्स पेयर्स की जेब से आता है। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें ये बेनिफिट्स क्यों ना मिले? आई मीन इट्स लॉजिकल, राइट? प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि 2 साल एक्स्ट्रा काम करना मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी होना चाहिए। जब ओल्ड लोग रिटायर होते हैं तो उनकी जगह यंग लोग लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे लेबर इंटेंसिव जॉब्स में ऐसा ही होता है। तो अगर बूढ़े लोगों को और 2 साल के लिए मैंडेटरी काम करना होगा तो यंग लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो लोग एज में सीनियर है उन्हें प्रमोशन मिलेगी और यंग लोगों को वेट करना होगा। एज अ रिजल्ट लोग गुस्से में हैं, ट्रेन्स ब्लॉक कर रहे हैं, वर्कर्स कचरा उठाने से इनकार कर रहे हैं और रास्तों पर उतर आए हैं। उन्हें रोकने के लिए टीयर गैस, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हो रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि इन रिफॉर्म्स की रैशनैलिटी को लोगों तक पहुंचाने, लेकिन अब तक सरकार कामयाब नहीं हो पाई। चैप्टर 3, क्या फ्रांस की सरकार गिर जाएगी? आज फ्रांस के 67% लोग कहते हैं कि भाई मैक्रोन को हटाओ। पिछले कुछ दिनों में 2 बार मैक्रोन की सरकार हटाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन ऑपोजिशन दोनों बार फेल हो गई। यानी कई फ्रेंच लीडर्स ये मानते हैं कि ये रिफॉर्म्स कंट्रोवर्शियल जरूर हैं लेकिन नेसेसरी है। फ्रांस ने इस पूरे इशू में बहुत सारी गलतियां की हैं, जिनसे एज अ डेमोक्रेसी भारत को सीखने की जरूरत है। फर्स्ट मिस्टेक इज दैट उन्होंने ये लॉ काफी हड़बड़ी में पास कराया। प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि इस पर डिस्कशंस नहीं हुए। सेकंड मिस्टेक ये है कि उन्होंने फ्रांस के प्रोटेस्ट कल्चर को अंडर एस्टिमेट किया। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने सिर्फ किंग लुई को फ्रेंच रेवोल्यूशन में गद्दी से हटाया नहीं, लेकिन उसका सर तन से जुदा कर दिया। लिटरली फ्रांस में प्रोटेस्ट का कल्चर है और जनता आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, ये सरकार भूल गई। तीसरी मिस्टेक ये है कि कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी रिफॉर्म कितने भी अच्छे हो वो ग्रेजुअली होने चाहिए, धीरे धीरे, ना कि फटाक से। ये लेसन फ्रांस की सरकार के लिए तो है ही, साथ ही साथ भारत सरकार के लिए भी है। चैप्टर 4, तो ये वीडियो क्यों? हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? फ्रांस में लेबर लॉज, पेंशन लॉज चेंज हो रहे हैं, क्या इससे भारत को कोई फर्क पड़ता है?
घंटा। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से एक बात सीखने जैसी है कि यहाँ एक पैटर्न सामने आता है, फ्रांस में भी और भारत में भी। बेसिक बात यह है कि लोग अपसेट क्यों होते हैं। फ्रांस में लोगों को गुस्सा आने के 3 कारण हैं। वो इमैनुअल मैक्रोन को अथॉरिटेरियन मानते हैं, समझते हैं कि वो आम जनता की नहीं कंपनीज की सुनता है और जो कंपनीज के भलाई के लिए है वही करता है। नए और कंट्रोवर्शियल लॉज कम डिस्कशन के साथ हड़बड़ी में पास होते हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी है। लोगों को विश्वास नहीं है कि ये लॉज उनकी भलाई के लिए है। प्रोटेस्टर्स मानते हैं कि अगर मैक्रो को इकोनॉमी की चिंता है तो वो रिच लोगों का टैक्स बढ़ा सकता है, लेकिन वो तो हमारे पेट पे लात मार रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो यही सेम कंप्लेंट्स फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान नॉर्थ के फार्मर्स की भी सरकार से रही। जब भी कोई नया लॉ आता है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करना चाहता है तो उसका कम्युनिकेशन, उस पर डिस्कशन पहले से शुरू होने की जरूरत है। नहीं तो कोई भी लॉ कितना अच्छा है या कितना बुरा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचता है। भारत परफेक्ट नहीं है और हम हमेशा हमारी सिस्टम को दोष देते हैं। सही बात है, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम फ्लॉड है क्योंकि हम रिफॉर्म्स पर फोकस नहीं करते। हमारे कई लॉज ब्रिटिशों के जमाने से चले आए हैं। इंपॉर्टेंट लॉज जो लोगों को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बनाए गए थे, वो आजादी के 75 साल बाद भी फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था। 1860 में, जब मेरे परदादा पैदा भी नहीं हुए होंगे। तब से अब तक न जाने कितनी चीजें चेंज हुई, लेकिन हमारी पुलिस आज भी उसी तरह से काम करती है जैसे ब्रिटिशों के जमाने में काम किया करती थी। रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्या ये हमारे लीडर्स को पता नहीं है? सबको सब पता है, लेकिन सब रिफॉर्म्स लाने से डरते हैं क्योंकि पता नहीं लोगों का रिएक्शन क्या होगा। अगर कंट्रोल छूट गया तो राइट्स हो जाएंगे और रोकेगा कौन? ये एक एग्जाम्पल है। अब आप सोचिए कि ऐसे और कौन से लॉज है जिन्हें भारत में बदलने की सख्त जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि जब हम दूसरे देशों की मिस्टेक से सीखते हैं तो हम उन्हें दोहराने से बच सकते हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और हीट वेव की वजह से भारत की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।